कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। बेटा इसको हम कर रहे हैं। और कोरिलेशन, अब हम अपना मेन पॉइंट्स को लेकर चलते हैं बेटा, ठीक है। कोरिलेशन से हम क्या समझते हैं, कोरिलेशन का मतलब क्या है, बेटा उसकी आंसर की मैं आपको सेंड करती हूँ, ठीक है। उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ना है और मैं आपको उसको 1 और 2 डेज़ में भेज देती हूँ, ठीक है। अगर मेरे से ना हुआ तो मैं आपको क्या करूँगी, क्लास में डिस्कस कर लेंगे सारे आंसर्स, ठीक है। कोशिश करूँगी कि उसकी जल्दी से जल्दी आंसर्स की दे दूँ। हाँ जी, कोरिलेशन। बेटा कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या है कोरिलेशन। बेटा जो रिलेशन बताए, अगर रिलेशन देखेंगे तो कम से कम 2 सीरीज़ तो हो या 2 से ज़्यादा हो। तो जो हम कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे वो उसमें हमें स्टडी करना है जो हमारे सिलेबस में है अकेले 2 सीरीज़ का ही, ठीक है। वो 2 सीरीज़ से हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन कि उनमें क्या रिलेशन है। तो बेटा इसके लिए पहले हम टर्म यूज़ कर लेते हैं, जो डेटा में हमें 2 वेरिएबल्स आए उसको क्या बोल देते हैं, बाइवेरिएट डाटा। नाम कुछ नहीं होता, काम बड़ा इनका कुछ नहीं है, लेकिन कई बार नहीं सुना तो वो हमें आंसर मुश्किल हो जाता है देना। तो बाइवेरिएट डाटा क्या है बेटा, जिसमें क्या हो हमें 2 वेरिएबल्स मिल जाएं, क्लियर। और उसी को ही फिर क्या बोल देते हैं, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। और बेटा इसमें आपने हमारे नोट्स में बुक में सबसे पहले ये दिया हुआ है बाइवेरिएट डाटा। तो बाइवेरिएट डाटा क्या है बेटा, जब हम क्या करें, डाटा आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली, कि एक है और साथ साथ दूसरे का है। जो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं समझने के लिए कि हम क्या ले रहे हैं, मार्क्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स के, क्या 0 to 8 के बीच में मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, कंपैरेटिवली स्टेट्स में कितने हैं। तो ये हमारा क्या चलता है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। और डेटा को क्या बोल देंगे, अकेले को बाइवेरिएट डेटा बोल देंगे। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ जी, आता है बेटा हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है हमारे नोट्स में कि इसमें हमें ज़्यादा सा टेबल दे दिया और इसकी वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। वो इंटरवल्स बना दिए और हम उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हम साइमल्टेनियसली एक बार में देख रहे हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स मैथ्स में 10 to 20 के बीच में हैं और स्टैट्स में फिर वो कहाँ लाई करते हैं, उनके मार्क्स कितने हैं। तो ये है हमारा बाइवेरिएट डेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, अगर बाइवेरिएट डाटा से ही और हम अगर कंपैरेटिव करें यूनिवेरिएट में क्या रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, ठीक है। हाँ जी, यूनिवेरिएट डाटा में अकेला एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो बेटा इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे नेचर क्या है इनके रिलेशन की और कहाँ तक इनका रिलेशन है, एक्सटेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा, जब हम सेम टाइप पे स्टडी करते हैं 2 वेरिएबल्स के रिलेशन को, उसको बोल दिया जाता है कोरिलेशन। उनके बीच में क्या है, उनका रिलेशन, ठीक है बेटा। इनको क्या बोल देते हैं, और एसोसिएटेड वेरिएबल्स भी बोल देते हैं कि जब एक वेरिएबल दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट है बेटा, यहीं से हमारी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन से, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस कितने हैं और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कितने हैं। बेटा जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो होते हैं हमारे 2, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने बनते हैं, उससे 2 टेबल्स बन सकते हैं, क्योंकि हम स्टडी ही 2 वेरिएबल्स की करते हैं। जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो एक साथ अपने किसका कॉलम लेता है, टोटल का दे लेता है। तो टोटल कैसा बनेगा, एक तो बेटा मैथ्स वालों का टोटल बनेगा और एक अगर स्टैटिस्टिक्स का ले रहे हैं उनका टोटल बनेगा। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कितने टिक करते हैं, 2 बनते हैं। और जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कितने बनते हैं, ये बेटा डिपेंड करता है हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। मान लो जो हम टेबल है बेटा, ये टेबल बना होता है मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टेट्स का, आपकी बुकलेट में बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा जितनी इसकी ये हैं, तो जो हमारी ये होती हैं ये हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं, और ये हमारी क्या है, रोज हैं। तो जितने ये रोज एंड कॉलम है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस।
कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे बेटा, अगर ये मान लो हमारे m है और ये हमारी n है, जैसे मैट्रिसेस में ऑर्डर करते थे वही है, लेकिन यहाँ पे कितने टेबल्स बनेंगे कंडीशनल के, m+1 जितने ये हैं। क्यों बेटा, जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करता है, अगर हम लेके चले कि हमें क्या लेना है बेटा, कि मार्क्स के तो ले लें, हम मैथ्स के मार्क्स ले लें कि 0 to 4, 4 to 8 के कितने के, उसी में ही उसी सीक्वेंस में स्टैट्स में कितने हैं, तो ऐसे से हमारे कितने टेबल बन जाएंगे, जितने नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका आंसर हमें देना होता है कि अगर m और n रोज एंड कॉलम्स हैं तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस m+n बनते हैं। दो बेटा यहाँ से अब आपको बातें क्लियर हो गई, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है इसका। और बेटा इसमें आता है कि कोई भी सेल इसमें है जो ये मैं कहती हूँ ये टेबल बन जाता है बेटा, ये क्या हो सकता है, खाली हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर के बीच में इंटरसेक्शन में कोई ना कोई बच्चे के मार्क्स आए ही आए, ठीक है, नहीं भी मिल सकता है एंड मिल भी सकता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कोई भी हमारा क्या हो सकता है, एम्प्टी भी ये सेल कोई ना कोई हो सकता है। ये है हमारा बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा अब हम कोरिलेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन एनालिसिस बेटा जब हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं एक ही टाइम पे, तो जब कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो वेरिएबल क्या हो, एक भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ जाए, या एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो जाए, या एक बढ़ रहा है दूसरे के ऊपर कोई उसका इफेक्ट पड़े ही ना। तो तीन ही केसेस अराइज हो सकते हैं। जब एक वेरिएबल के कम या ज़्यादा होने से दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो अब तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, अनकोरिलेटेड, कि दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में क्या है, रिलेटेड ही नहीं है। अगर वो रिलेटेड ही नहीं है तो फिर उनका कोरिलेशन कैसे स्टडी किया जा सकता है। तो ये तो गया। तो अब हम अपनी स्टडी करेंगे कि जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या हो, हाई हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको बोल देते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हमारा एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो जाए साइमल्टेनियसली तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन जब आप MCQs करते हो वहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर बेटा कई टर्म्स में यूज़ करता है इनके नाम्स को, तो वे हम वहीं पे याद रख लेंगे। लेकिन बेसिक्स में हम लेके चलते हैं हमारा ये वाला, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड, इन्वर्सली रिलेटेड। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर उनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ऐसा सा हम उसी ऑन द स्पॉट ही हमें समझ आ जाता है इंग्लिश के वर्ड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन टू टाइप्स के हुआ। अब एक क्वेश्चन ये उठता है बेटा, वहाँ पे स्पूरियस कोरिलेशन दिया होता है जिनके बीच में कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं होता है, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता है बेटा, जो आपस में अनकोरिलेटेड है। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आपको नोट्स में मिलता है कि बच्चे की इंटेलिजेंसी और उसके शू साइज़ का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है, स्पूरियस कोरिलेशन है। स्पूरियस कोरिलेशन, SPURIOUS, स्पूरियस कोरिलेशन है। ठीक है, तो बेटा अब हम करते हैं इसके डेफिनेशन। कोरिलेशन क्या है, इट्स ए स्टेटिस्टिकल टूल। बेटा हम सारे अब स्टेटिस्टिकल टूल्स के बारे में ही, मेथड्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। विच स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये किसके बीच में, वही बातें हैं बेटा, बार बार एक बार समझ ली तो हम टिक कर देंगे। ठीक है बेटा, और स्टेटिस्टिक्स ये हमारा कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, ये डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करता है मेज़र करने के लिए कि उनमें रिलेशनशिप टू वेरिएबल्स में कितना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इसके मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में। हाँ जी, तो बेटा इसके कितने मेथड्स हैं बेसिकली। एक तो हम करते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम आता है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आता है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता है, एक आता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो बेटा जो ये मेथड्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल अच्छे से कर लेंगे ताकि ये आपको याद रह जाए। ठीक है, अब आप आगे बात चलती है हमारे मेथड्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के। इसके बेसिकली 4 हैं बेटा। वेरी फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम से क्या समझें बेटा, स्कैटर का मतलब सेपरेट, बिखरा हुआ, कि कैसे से पॉइंट्स
फैले हुए हैं, वो हम उनकी डायरेक्शन देखकर हम मेज़र कर लेते हैं कि इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है या है ही नहीं है। बेटा यहाँ पे डिग्री नहीं मेंशन होती, इसमें हम वो नहीं देख सकते कि कितना कोरिलेशन है, कि हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए। वो हमारा काम करेगा नेक्स्ट टॉपिक। इससे, इस मेथड से अकेला ये पता चलता है कि इसमें रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या ज़ीरो रिलेशन है। तो हम बात चल रही है अब मेजर्स ऑफ कोरिलेशन के फर्स्ट मेथड स्केटर डायग्राम के। बेटा स्केटर डायग्राम में हमारे पास, अगर आप नोट्स भी देख रहे हो तो साथ साथ उसको भी देख सकते हो। तो इसमें बेटा हमारे पास अगर हमारा कोरिलेशन ऐसा सा जा रहा है, सारे पॉइंट्स क्या है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मान लो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो भी कोई बात नहीं, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो फिर ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। जो ये R है बेटा, ये रो सा दिखते हैं, ये किसके लिए यूज़ कर लेते हैं सिंबल, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ हो जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा। ये था बेटा कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर क्या है परफेक्टली लाइन है, ये यहाँ से 45 के एंगल पे जाती है, तब हम मानते हैं कि क्या है, जितना एक वेरिएबल बड़ा है उतना ही दूसरा बड़ा है, परफेक्ट कोरिलेशन है। तो वहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आता है, इज़ इक्वल टू 1 आता है। लेकिन अदर वे राउंड, अगर ये हमारी लाइन ऐसे होने की जगह हमारी ऐसे आ रही है, तो बेटा ये हमें क्या पता चलता है, मतलब पॉइंट्स इसके अराउंड ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, परफेक्ट नहीं है तो ऐसे ऐसे फैले हुए हैं। जब हमने पॉजिटिव लिया था तो इसके अराउंड ऐसे 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 फैले हुए थे, तो हम उसमें लिखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 और 1 के बीच में है। लेकिन इस केस में हमारा बेटा जब यहाँ से यहाँ है, चाहे ऐसे से लाइन आ जाए हल्की हल्की, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं परफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो हमारा यहाँ से पता चलता है नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, -1 से 0 के बीच में है, मतलब क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। क्लियर। अगर बेटा ऐसे ही परफेक्ट आ जाए लाइन, ये तो हमारे था ना इसके ऐसे ऐसे फैले थे, अगर ये परफेक्ट आ जाए तो हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू -1 है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है बेटा, कि मतलब एक को अगर किसी ने रैंक 1 दिया है तो उसी जज ने दूसरे को रैंक क्या दिया है बेटा, 5th दिया था, अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो। परफेक्टली नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है बेटा कोरिलेशन, कि अगर ऐसे कोई डायरेक्शन ही नहीं बन रही है बेटा, ऐसे सी इवनली हमारे पॉइंट्स क्या हैं, फैले हुए हैं, तो उनको हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम उस केस में क्या करते हैं, 0 करते हैं। और इसको कर्व लीनियर भी बोल सकते हैं, कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, ऊपर गए नीचे आ गए, या कोई भी फॉर्म बन जाए बेटा इसके अराउंड, तो ये हमारे इसको बोलते हैं कर्व लीनियर। और इस केस में हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 रहता है। कर्व की शेप में हो जाए बेटा, अब फिर ऐसे सर्कुलर हो जाए, क्योंकि हमने तो उसके अकॉर्डिंग देखा है ना कि पॉजिटिव तरफ जा रहा है तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। नेगेटिव है तो -1 और 0 के बीच में। परफेक्टली अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम। एंड अगर नेगेटिव है परफेक्ट लाइन तो वहाँ पे हमारा -1 आता है। इसमें हमें कोई भी हमारा आइडिया नहीं बनता है, तो उस केस में हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या रखते हैं, 0। तो इस स्केटर डायग्राम हमें बेटा यही बता पाता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा परफेक्ट है, 0 और 1 की बीच में है, -1 और 0 के बीच में है, लेकिन ये उस वैल्यू तक नहीं पहुंच पा सकता है कि जो परफेक्टली वैल्यू हमें बाकी मेथड्स देते हैं। क्लियर बेटा। तो हमारा ये स्केटर डायग्राम का हुआ कि हमें ये आइडिया देता है पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है या रिलेशन है ही नहीं है। क्लियर है बेटा इसका। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा हर मेथड के हमने ये डिस्कस किया कि बेस्ट मेथड कौन सा है। डिस्पर्जन में किया था कौन सा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का किया था, और हमारा उसमें था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को बोला था। ऐसे ही इसमें हम किसको कहते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बेटा ये क्या कहा गया है बेटा, इसको क्या माना गया है, बेस्ट मेथड माना गया है। अगर उनका रिलेशन क्या है, लीनियर है, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड हम यूज़ करते हैं। This is the best method of finding out the correlation between the given variables in linear form. It is also known as, इसका बेटा अदर नेम बहुत बार पूछ लेता है, प्रोडक्ट
मोमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैं भी यूज़ कर लूँगी इसको, तो आपको याद रखना है कि ये किसका नाम है, कार्ल पियर्सन्स कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही है। बेटा इसका फॉर्मूला क्या है उसको हम देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो जैसे आपको इसका ईजी लगे। तो हम बेटा इसको याद रखने के लिए करते हैं n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, तो जितना बोलोगे उतना याद रहेगा। फिर अपॉन में बेटा 2 अंडर रूट्स आते हैं इसमें, n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। एक बार तो लगेगा पता नहीं मैम क्या बोल रहे हैं, लेकिन बार बार यूज़ करेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ कार्ल पियर्सन्स और प्रोडक्ट मोमेंट कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो बेटा हमारा क्या रहता है, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। मैं आई वगैरह नहीं लिख रही हूँ, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अपॉन में क्या रहता है बेटा, दोनों बात हमारे रूट में आता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कल किया था, वो क्या था बेटा हमारा समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, तो ऐसा सा ही इसमें आ जाएगा। इसमें क्या रहेगा हमारा, हम इसके साथ रिलेट करते हैं एन समीशन, अगर मैं यहाँ पे x ही रख लूँ तो समीशन एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा समीशन x का होल स्क्वायर। बेटा ये बात आपको याद रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। अगर मैं y पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन्स मेथड है। एक बार इसको बोलते हैं n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, अलग अलग है बेटा। अपॉन में एक बार यहाँ पे अगर x रख दूँ तो क्या आ जाएगा, n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम x रख रहे हैं तो समीशन x का होल स्क्वायर। एक बार y रखे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। आप ऐसे से इसको याद कर लो बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, सारी टर्म्स देगा और फॉर्मूला में पुट करवाएगा, तो करवाएगा इतना काम तो करवा सकता है बेटा, तो फॉर्मूला याद करना हमें ज़रूरी है। क्लियर बेटा। और बेटा इसका बाय डेफिनेशन क्या लिख देते हैं कि कार्ल पियर्सन्स ने कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या कहा है, कोवेरिएंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो और इसकी बाय डेफिनेशन क्या कह देते हैं कि ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन x इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो ये वाला हमें आ जाए तो ये भी किसका है, कार्ल पियर्सन का है। जैसे हम बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन में करते हैं ना, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन रिटर्न आ जाता है, तो ऐसे ही इसका पूछ लिया जाता है कि कार्ल पियर्सन ने कहा है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये दो फॉर्म अभी हमने याद की है, आपको याद होनी चाहिए बेटा। और बेटा इसके भी कई फॉर्म है, जैसे जिसके हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको बेस्ट मानते हैं, बस बेटा उसके हम 2-3 फॉर्म्स याद रख लेते हैं। ये दो तो हमने याद कर ली हैं इसकी फॉर्म। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आप कोवेरिएंस का पूछो क्या फॉर्मूला है, तो बेटा कोवेरिएंस का मतलब होता है कि हम सिमिलर उसी टाइम पे दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, जॉइंट स्टडी करते हैं 2 वेरिएबल्स की। जो कोवेरिएंस है इसकी वैल्यू लाई करती है -∞ टू ∞, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हम पढ़ते हैं वैल्यू क्या होती है बेटा, हमने कहा परफेक्टली नेगेटिव है तो -1, परफेक्टली पॉजिटिव है तो 1, तो मतलब -1 एंड 1 ये भी इंक्लूडेड है। बाकी कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनके बीच में ही लाई करेगा, -1 से लेकर 1 तक। लेकिन जो हमारी कोवेरिएंस की बात है, ये जॉइंट वेरिएशंस बोला जाता है, ये ऑन दी स्पॉट ही मेज़र करता है, उनका जॉइंट वेरिएशन को स्टडी करते हैं और इसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं हम -∞ टू ∞। इसका फॉर्मूला बेटा 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं याद करवा देती हूँ, अभी वैसे ज़रूरत नहीं है, गिवन में देता है कोवेरिएंस तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन कोवेरिएंस का फॉर्मूला हम याद रखते हैं जो बेसिकली ये वाला करते हैं, समीशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार बाई बार। तो ये हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला आता है। लेकिन अभी नहीं याद रखना तो अभी कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा देखेंगे, हमें तो ये गिवन में देता है कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तब हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं, फाइंड आउट नहीं करते हैं, अदरवाइज़ बड़ा बहुत जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये वाला। कोवेरिएंस
और कोवेरिएंस को बेटा लिखते हैं कि ये डेविएशंस लेता है, डेविएशंस लेता है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में n। तो ये भी कोवेरिएंस का फॉर्मूला ही है। ऐसे तो स्टडी करने को बेटा कितने मर्जी फॉर्मूला स्टडी कर लो, लेकिन अब मैं आपको कोवेरिएंस जब हमारा रिग्रेशन आएगा तब बताऊंगी। और अब हम कार्ल पियर्सन को इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं तो उसकी अब दो फॉर्म याद कर लो, सिर्फ कोवेरिएंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y, और एक ये वाला n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में रूट में आता है। तो एक जगह हम अगर x पुट करते तो क्या आ जाता है n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। अगर हम y रखते तो क्या आएगा n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। अभी तक आपने ये दो फॉर्म याद रखनी है। ये तो कोवेरिएंस आया तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बोल दिया, अगर नहीं अभी याद रखना तो भी ठीक है, बाद में इसको टाइम देंगे जब इसके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर बेटा। लेकिन हमें कोवेरिएंस की वैल्यू और इसकी वैल्यू को आपको c से ये है c से ये है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोवेरिएंस की वैल्यू तो बेटा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है कोरिलेशन है जो हम r से लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है -1 से 1 आती है। और -1 एंड 1 कब होती है ये हमें पता चल गया है। क्लियर है बेटा। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में हमने दो मेथड्स को देखा है अभी, ठीक है। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं हमारा बेटा थोड़ा सा इसी कोई और देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो बेटा मैंने कहा ये -1 से लेकर 1 तक जाती है इसकी वैल्यू। अगर बेटा हाई डिग्री की बात आती है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, तो ये कहाँ से कहाँ रहेगा, मॉडरेट डिग्री है कहाँ रहेगा, लो डिग्री है कहाँ रहेगा। बेटा लो है तो हमारा ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा बेटा, 0 से लेकर हमारा 0.25 तक आता है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, लो डिग्री कोरिलेशन बोल देंगे। मॉडरेट डिग्री किसको बोल देंगे, अगर 0.25 से 0.75 तक आता है। ये बेटा कहीं मेंशन नहीं है, मैंने कहा थोड़ा सा चलो बोल देते हैं, समझ तो आ ही रहा है आपको, ठीक है। ये मॉडरेट डिग्री हो गया, लो डिग्री 0 से 0.25 से 0.75 मॉडरेट हो गया, और हाई में क्या आएगा 0.75 से लेकर 1 तक अगर हमारा कोरिलेशन है तो, ठीक है। हाँ जी, पूछा नहीं गया, मेरे को चलो अगर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन के भी कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, मॉडरेट है, इनके बीच में रिलेशन हाई है, इनके बीच में रिलेशन लो है, ठीक है। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें ये यूनिट फ्री मेज़र है जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है बेटा। जो हमारे ये कोएफिशिएंट वाले अगर आप समझो तो वो भी हमारा क्या था, कल हम कर रहे थे जो रिलेटिव मेजर्स है ना, सबके आगे कोएफिशिएंट लग रहा था, तो याद रखने के लिए वो भी हमारे यूनिट फ्री थी, और ये भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है बेटा, यूनिट फ्री मेजर है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा इसके स्केल से रिलेटेड कि इसको क्या अफेक्ट करता है। तो देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल f द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। तो बेटा इसको कौन करता है अफेक्ट, कोरिलेशन को हमें स्केल इसके ऊपर अफेक्ट करता है, ओरिजिन का कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। स्केल का भी बेटा इसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको फर्दर पहले का याद हो। वो कैसे, तो बेटा अगर हम इसका ये फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि इसमें कौन डिटरमिन करता है। इसमें वो मैग्नीट्यूड तो सेम आता है जो XY सीरीज़ है और नई सीरीज़ चेंज होकर बनी है UV, ठीक है। इन दोनों सीरीज़ के बीच में ओरिजिन का तो इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, और इसका स्केल का क्या पड़ता है बेटा, अगर ये मैग्नीट्यूड दोनों पॉजिटिव हैं तो भी हमारा क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो XY सीरीज़ का था वही U एंड V सीरीज़ का आता है। अगर अल्टरनेट साइन हो गए उनके स्केल के तब हमारा नेगेटिव साइन आ जाता है, लेकिन वैल्यू सेम रहती है। हम उसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो बेटा लिखने के लिए जब फॉर्मूला आता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा इसके लिए पहले तो इसकी नोटेशन देखो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
अफेक्टेड बाय स्केल लिख देते हैं, बट इन दिस केस मैग्नीट्यूड इज सेम, ओनली क्या डिफरेंट हो सकता है इनका साइन, साइन भी कब डिफरेंट होगा ये हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो बेटा इसका क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई का है तो इनटू में हम करते हैं बी डी, सारी टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं अभी अच्छे से। तो ये हम ऐसे ऐसे लिखते हैं बेटा, हमारी बुकलेट में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, एक्स वाई सीरीज़ है, इससे हमने नई सीरीज़ बनाई है यू वी। तो बेटा इसके लिए स्केल है जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई बी एंड v इज़ इक्वल टू y माइनस सी बाई डी, ठीक है। तो बेटा जो ये प्लस और माइनस होता है ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो उसको हम बोलते हैं स्केल। तो यहाँ पे ये हमारे स्केल हैं b एंड d, क्लियर बेटा। तो अभी तो हम ये सिंपल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम डिटेल में करेंगे, हमारे MCQs के टाइम भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी सारा कुछ। तो यहाँ से बेटा बेसिकली एक बार फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था कि हमें नई सीरीज़ बनाई है यू, कैसे बनाई है, कुछ पुराने सीरीज़ से माइनस किया और फिर डिवाइड किया, ऐसी एक नई सीरीज़ बनाई है, कुछ माइनस किया और कुछ डिवाइड किया, मतलब चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन दोनों किए हैं। चेंज इन ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो स्केल का पड़ने वाला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर, तो वो क्या पड़ता है बेटा, ये एक्स वाई पुराने वाला इज इक्वल टू, ये हमारे क्या है स्केल्स है बेटा, बी डी, बी डी लिखा, यहाँ पे बी डी का मॉडुलस साइन लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, यू वी का गिवन में है जो। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझो बेटा, अगर ये हमारा पॉजिटिव दोनों है, कोई भी वैल्यू 2 3 2 3, तो ये तो इनके साथ कट ही जाएगा। कब गड़बड़ होगी, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं बेटा, ये नेगेटिव हैं सारे के सारे, तो देखो मॉडुलस में ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मॉडुलस हट गया, ये प्लस के हो जाएंगे, ये भी माइनस माइनस प्लस आ गया, बी डी कैंसिल हो गया। लेकिन अगर ये सारे प्लस के हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा इनके ऊपर, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ना बी डी की, सारे प्लस हैं तो कट हो जाएंगे, मतलब ये और ये की वैल्यू सेम रहेगी। कब डिफरेंस आएगा इनके बीच में, परफेक्ट फॉर्मूला तो ये है ना जो हमने याद करना है, कब आएगा, जब बी एंड डी क्या हो गया बेटा, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। मान लो इसकी वैल्यू क्या है 2 है और डी की वैल्यू -3 है, तो इसकी वैल्यू 2 है इसकी वैल्यू -3 है, बाकी सारा चल रहा है। तो यहाँ पे जब मेरे बेटा 2 और ये क्या आ गया ऊपर -6, इनका सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 6 आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों के साइन क्या हो गए अल्टरनेटिव हो गए। तो बस यहाँ पे यही अफेक्ट होता है कि इनका क्या रहता है बेटा, मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, साइन का डिफरेंस आ जाता है, वो आपने देख कब आएगा साइन का डिफरेंस, ये डिपेंड करता है इनके स्केल्स के ऊपर, डिपेंड करता है बी एंड डी की वैल्यू के ऊपर। अगर बी एंड डी दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो पहले सीरीज़ का है नई सीरीज़ का भी वही बनेगा, लेकिन अगर वो दोनों के साइन अलग अलग हैं तो ऊपर नेगेटिव साइन बच जाता है, तो साइन क्या आता है हमारा अल्टरनेटिव साइन आंसर आता है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई, बाकी हम इससे रिलेटेड क्या कर लेंगे एग्जांपल्स कर लेंगे, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा, हाँ जी, अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इसके लिए और कह देते हैं, इसके लिए ये क्या है प्योर नंबर है, प्योर नंबर है बेटा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्योर नंबर, तो इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं आता है, तो हम करते हैं कि जो हमारा ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो यूनिट फ्री मेजर है और क्या है ये प्योर नंबर है, इसको प्योर नंबर भी बोल दिया जाता है। क्लियर हुआ बेटा ये वाला? हाँ जी, अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। बेटा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, इसके लिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन है जो हमारा इससे रिलेटेड है वो सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले बेसिकली हम आगे के मेथड्स कराएं, रिलेट हो जाएंगे कौन अफेक्टेड है कौन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट स्पीयरमैन्स रैंक, बेटा इसमें क्या करते हैं, ये कब यूज़ होता है, ये हमारा
जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स हों, जब हमने क्वालिटेटिव डेटा के लिए काम करना हो, तब हमें यूज़ करते हैं हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये हमारे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस के लिए अगर हमें कंपैरिजन करना है, कोरिलेशन देखना है टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, तब हम यूज़ करेंगे इसको। ये स्पीयरमैन्स ने दिया था। तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है रैंक के रिलेटेड। एक तो होता है कि रैंक टाई हो जाए, एक होता है कि रैंक सबके अलग अलग आ जाए। तो हम दो फॉर्मूलाज इसके लिए याद रखते हैं। वो क्या है, देखो 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू रैंक मेथड। क्या है बेटा ये, पहले वाले का नाम क्या था, प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन का भी था, है ना, उसका कार्ल पियर्सन का। 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये हमारा फॉर्मूला रहता है इन केस ऑफ स्पीयरमैन्स मेथड, जब सारे रैंक्स क्या हों, हमारे अलग अलग हों, सेम ना हों। ठीक है, कई बार टाई कर जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग से करेंगे। पहले मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए मेथड। ठीक है, वो बेटा वो उसका फॉर्मूला याद है हमारे को, कार्ल पियर्सन का, उसमें वो सारी वैल्यूज़ देता है, उसमें हम डाल देते हैं। क्लियर, और इसके आपको MCQs में भी बहुत मिलेंगे, इसलिए मैंने अभी ये क्वेश्चन नहीं करवाया आपको। आज ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाले सारे सेंड करवा दूँगी, डिस्पर्जन के भी रह रहे हैं। तो स्पीयरमैन्स रैंक मेथड क्या है बेटा, अगर हमें ये x एंड y सीरीज़ दे रखी है, x सीरीज़ है और y सीरीज़ है, ये है 7, 10, 12, बेटा जल्दी से रैंक दे देना इसको, 9 है, 14 है, नेक्स्ट आता है 11, 6, 5। तो ऐसे इसको रैंक देंगे। रैंक हम कम से शुरू कर लेते हैं, सबसे कम वैल्यू है 5 वाले को क्या मान लोगे आप, फर्स्ट मान लोगे। नेक्स्ट 6 को सेकंड रैंक दे दोगे, 7 को थर्ड रैंक दे दोगे। तो ऐसे से रैंक दे लो साथ साथ। ये है हमारे पास 6, 8 y सीरीज़ है, 12, 10, 11, 9, 4 एंड 13। बेटा रैंक तो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना डी क्या है, इसलिए मेरे को इक्वेशन करके देखना है। डी क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है रैंक्स का। तो रैंक कैसे देते हैं हम, वो देखो। फर्स्ट सीरीज़ के अगर मैं रैंक देती हूँ, R1 देखते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये हमारे 7 के बाद क्या है बेटा 9th, तो ये 4th रैंक हो गया, ये 5th रैंक हो गया 10th वाला, एंड 6th रैंक हो गया, एंड 12 वाला क्या हो गया हमारा 7th हो गया, और ये हमारा 8th हो गया। क्लियर है बेटा, ये ऐसे ही रैंक दिए हैं आपने भी। ऐसे ही रैंक 2 देखो क्या आएगा, सबसे कम वाली वैल्यू 4 है, उसके अकॉर्डिंग 4 वाले को आप 1 मानोगे तो आपका रैंक आ जाएंगे 2, 3, 7, 5, 6, 4, 1, 8। तो बेटा जो हमारा D है, जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया था 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1, तो D की ज़रूरत पड़ रही थी। तो D क्या है, R1 माइनस R2 डेट इज़ 1। तो ये हमारा क्या आएगा बेटा 2, ये हमारा आएगा 0, ये आएगा हमारा -1, ये हमारा आएगा 2, ये हमारा आएगा, यही आएगा बेटा। ठीक है, तो ये इसका हम समीशन करते हैं, स्केयर करते हैं 1 4 0 1 4 4 1 49। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 64। फॉर्मूला में पुट करोगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू रैंक मेथड जो स्पीयरमैन ने दिया था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, वो आ जाएगा। और बेटा इसमें से एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम सम ऑफ इसका करते हैं ना डिफरेंस का, तो ये हमारा 0 बनेगा। प्लस के देखो कितने हैं 2 3 5 7 8, तो माइनस के भी 8 हैं, तो सम इसका भी क्या आता है 0 आता है डी वाले का। ठीक है, मेरे को इक्वेशन ये बताना था इसलिए अभी मेंशन कर दिया है। क्लियर है बेटा, अगर आप इसके वैल्यूज पुट करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या है बेटा, हमारे पास कितने रैंक आए थे 8 आए थे, तो एन आपका 8 है ना। 1 माइनस 6 डी स्क्वायर 64 8 64 माइनस 1। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो इसका आंसर क्या आएगा 0.23
38 आएगा शायद, ये आ रहा है, चेक करो, मेरे को भी इसका कंफर्म नहीं है कि आंसर क्या है, देखना। सभी का ये आ रहा है, करके देख लेना बस बेटा, कैलकुलेशन और तो कुछ नहीं है बस, ठीक है। यही आ रहा है, ये अपॉन में पूरे के तो नहीं कर दिया, हाँ बस वही गलती होगी, पूरे के अपॉन में नहीं करना है, इसलिए मैंने इक्वेशन करवा दिया कि कोई भी आपका डाउट ना रहे। 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में आता है n स्क्वायर -1, 1 वाला तो अलग है, करके देखो बेटा, ठीक है। ये क्यों इतना डिफरेंस क्यों आया बेटा, कैलकुलेशन हो सकती है, आप आराम से कर लेना, बस समझ में आ गए ना ये क्या है, n क्या है, d क्या है, ठीक है। आंसर तो बेटा 0.238 ही आएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, इन केस जब हमारे रैंक क्या कर जाए, टाई कर जाए, तब देखो क्या होगा, बस ये हमारा मेथड आज करेंगे हम, फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस है, रिग्रेशन शुरू हो जाएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक। और जो आपका ये है ना बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने पहले वाले का एग्जांपल नहीं दिया, ये दोनों के दूंगी, रिग्रेशन का भी करना है और इसका भी करना है, ठीक है, तो कंपैरेटिव करवा दूंगी। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ बेटा, जिसमें क्या हो जाएंगे, वो टाई अप हो जाएंगे। आज के फॉर्मूलास याद होने चाहिए, चाहे आप अपने लास्ट में लिखते चलो कि ये बातें हमें याद रखनी है। हर चैप्टर के लास्ट में कई फॉर्मूलास आ जाते हैं याद करने वाले, है ना। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या है बेटा टाई वाले का, 1 - 6, ये तो लिखे इतना, ब्रैकेट में आता है समीशन डी स्क्वायर, कुछ और ऐड करना होगा क्योंकि टाई हो रही हैं वैल्यूज़, 1/12 t³ - t, t³ - t, 1/12 t³ - t। इसके लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ बेटा कि क्या है, कितनी बार टर्म्स आती हैं, कैसे आती हैं। एक बार ये तो मैंने वैसे ही लिख ली हैं, तो यहाँ पे चाहे एक बार ही मेंशन कर लो, चाहे 2 बार कर लो, चाहे इतना ही कर लो, याद करना है तो वो बताऊँगी मैंने एक ही रेस क्यों कर दिया बेटा। इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन, ये t क्या है और इस टर्म को पूरे को कितनी बार लिखना है, ठीक है। तो बेटा जो ये आएगा ना, हमारी रिपीटिशन होती है, कोई भी रैंक है बेटा, बच्चों के मार्क्स तो सेम आ ही सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कैसे ट्रीट करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला बना है। मान लो जो 1 मार्क्स है वो 2 बच्चों के सेम आ गए, तो एक रिपीटिशन है तो एक बार ये वैल्यू ऐड होगी। मान लो सेम 15 मार्क्स है, पहले 10 मार्क्स से 2 बच्चों के 10 आ गए, तो हम उसके अकॉर्डिंग रैंक देंगे। लेकिन नेक्स्ट देखा कि फिर हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स फिर कॉमन हैं, कोई कितने भी मार्क्स लगा लो, 12 मार्क्स के हमें कितने बच्चे मिल गए, 3 बच्चे मिल गए, तो बेटा रिपीटिशन अगेन हो गई। अगर अगेन रिपीटिशन है तो एक बार ये टर्म मेरी फिर ऐड हो जाएगी। ये नंबर ऑफ रिपीटिशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये वाला इतना सा फैक्टर 1/12 t³ - t, जितने रिपीटिशंस हैं उतने बार हम इस टर्म को ऐड करते हैं। अगर एक बार ही रैंक हमारा कोइंसाइड कर रहा है तो एक बार टर्म आती है, अगर 2 बार हमारा हो गया तो 2 बार आती है। फिर आप कहोगे मैम ये t क्या है, टर्म तो आपने लिख दी कि 2 बार रिपीटिशन है तो 2 बार आएगी, एक बार है 3 बार नंबर कर गए क्लैश तो 3 बार लिखनी पड़ेगी ये टर्म। टी बेटा जितने बच्चों के सेम हैं, पहले केस में जो 10 मार्क्स थे 2 बच्चों के थे, ठीक है, तो हम उसमें टी को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर हमारे पास 12 मार्क्स वाले 3 बच्चे आ गए तो फिर वहाँ पे टी की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जिससे ये आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसको देखते हैं, हमारा जो आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटू, क्लियर है ये वाला? ओके जी। इसको बोलते हैं इन केस ऑफ टाई
जो हमारे रैंक है टाई कर जाए आपस में, तो उसके लिए देखो बेटा क्या रहेगा। एक सीरीज़ है, आप लिख लो जल्दी से, फिर हम इसकी भी सेटिंग कर देंगे बेटा आराम से कि कैसे रैंक लेना है। एक्स है 6, 9, 12, 10। एक्स सीरीज़ है 6, 9, 12, 10, 6, 13, 4, 3। ऐसे ही हमें वाई सीरीज़ दे रखी है 12, 9, 8, 6, 4, 12, 2। मेरा मेथड वही रहेगा, रैंक असाइन करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 3, तो इसको मैंने क्या रैंक दे दिया फर्स्ट। इसके लिए कर रही हूँ बेटा रैंक पहले मैं। फर्स्ट के बाद 4 वाला बेटा, फोर्थ है लेकिन रिपीटिशन तो नहीं है, इसको सेकेंड रैंक दे दिया। 4 के बाद क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 6 आ रहा है, लेकिन जब 6 चेक किया तो बेटा 6 तो 2 टाइम मिल गया। तो इसके लिए रैंक कैसे लिखेंगे, तो बेटा मेरे अब रैंक देना था 3rd एंड 4th रैंक, 2 रैंक आने थे, 3rd रैंक एंड 4th रैंक में सेट होना था। तो हम क्या करते हैं बेटा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 7/2, 3.5। तो इस 6 के सामने भी मैं 3/5 लिखूँगी, इस वाले के सामने भी 3/5 लिखूँगी। अब तक मैंने 4 रैंक को यूज़ कर लिया है। अब 5th रैंक असाइन होगा हमारी नेक्स्ट टर्म को, वो है हमारी 9th। तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे 5th रैंक लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या आ रहा है बेटा 10 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये रैंक हो जाएगा हमारा 6th रैंक हो जाएगा, तो ये 7th रैंक हो जाएगा और ये 8th रैंक हो जाएगा। तो ऐसे से रैंक असाइन होते हैं अगर सेम नंबर के स्टूडेंट्स मिल जाएं। नेक्स्ट बेटा R2 में एक रिपीटिशन हो गई इसके लिए, ठीक है। एक बार तो हमारा वो पॉइंट आ जाएगा बेटा 1/12 t³ - t। अब इसमें देखते हैं, अगर कोई इसमें भी रिपीटिशन है तो उसके लिए भी हम सेट कर देंगे। इसके लिए तो हमें पता लग गया, वो हमें इतना सा ऐड करना है और उसमें t की वैल्यू 2 रहेगी क्योंकि 2 बच्चों के सेम थे रैंक। नेक्स्ट इसके लिए देखो बेटा सबसे कम रैंक 2 वाला है, तो इसको हम क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। और नेक्स्ट हमारा बेटा 2 के बाद क्या दिख रहा है आपको 4 आ रहा है, 4 वाला क्या हो जाएगा हमारा सेकंड, इसके बाद ये 6th वाला 3rd हो जाएगा। अब हमारा 4th रैंक की बात है, 4th रैंक 6 के बाद क्या है बेटा हमारा 8th है 4th रैंक। 5th रैंक हम किसको दे देंगे 9th को दे देंगे। 6th रैंक किसको दे देंगे हम 9th के बाद क्या पढ़ा बेटा 12 पढ़ा, 12 12 12 3 आ गए बेटा सेम। बस यही बचे हैं हमारे, 5 तक रैंक यूज़ हुआ है तो 6 7 8 यही बची है ना 3 प्लेसेस, एक ये और एक ये। तो बेटा जो जो रैंक देने थे मेरे 6 7 8, तो अपॉन में हम क्या करेंगे बेटा 3, ठीक है। 3 है तो अब 3, जैसे मीन होता है एवरेज होती है। तो प्लस किया तो बेटा कितना आ गया हमारे पास 21/3 डेट इज़ 7। तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। क्लियर है बेटा, पहले तो रैंक असाइन करने आ गए। अब क्या होगा बेटा उसकी रिपीटिशन के लिए भी वो कॉलम ऐड किया था 1/12 t³ - t। ऐसे इसके लिए भी एक बार और ऐड होगा 1/12 t³ - t। चलो पहले केस में t की वैल्यू आप क्या रखोगे 2 रखोगे, नेक्स्ट में हम क्या रखेंगे t की वैल्यू 3 रखेंगे और उस फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमें हमारा रैंक मिल जाएगा। बेटा मेरी बात समझ आ रही है ना। तो ये हमारा क्या होगा बेटा 1 - 6 ∑d², ये हमारा 6 क्या रहता है बाहर रहता है, प्लस 1/12 t³, बेटा t³ 2³ - t, ठीक है, डेट इज़ 2। फिर एक बार और ऐड होगा इस सीरीज़ में, वो t की वैल्यू क्या है 3, 3³ - 3। तो अपॉन में n² -1 तो है ही, तो कितना है बेटा इस केस में n 8 ही है, तो n की वैल्यू 8 रख देंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर इसमें क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। बेटा आ ही सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहाँ से कहाँ लाई करता है -1 से लेकर 1 तक लाई करता है। बेटा मेरी बात समझ में आ गई, ये टाई अप वाला बड़ा तो हाँ, इसका आंसर चेक करो भाई, इसका आंसर मेरे पास भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अगर सभी का सेम आता है तो ठीक है, मैं इसको बता नहीं सकती, आंसर इसका नेगेटिव में ही आना है।
बेटा 1 माइनस लेना है और अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1 करना है। देखो बेटा सभी का ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को कंफर्म नहीं है ये आंसर। है ना, है थोड़ी गड़बड़, तो आप करके देखना इसको चेक, काम यही करना है बेटा, हो जाएगा। डी का स्क्वायर देख लेना कितना आता है आपका, समीशन डी स्क्वायर कितना है, पहले तो सारे ये मेंशन करो कि समीशन डी स्क्वायर कितना है, तब मैच हो जाएगा ना। समीशन डी स्क्वायर कितना आया, $82.50 है। तो आप बेटा इसको कर लेना डिस्कस। फोर्थ मेथड मेज़र करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जो है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। बेटा इसको क्या कहते हैं, मेथड के लिए 2 वर्ड यूज़ करते हैं। ये क्या क्विकेस्ट मेथड है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए, और इस मेथड में हम बेटा कंसर्न नहीं होते हैं इसके मैग्नीट्यूड के साथ, इसमें हम अकेला पॉजिटिव नेगेटिव साइन को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, वो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं अभी, लेकिन 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से कि जो है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड ये कब यूज़ करते हैं, जब हम ज़्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मैग्नीट्यूड के ऊपर नहीं करते हैं तब हम यूज़ करते हैं। दिस वन इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा एक एग्जांपल करते हैं इसका, x एंड y 2 सीरीज़ हैं, हमने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्वेश्चन बनता है बेटा, वो कब यूज़ करते हैं, वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हो तब हम उस मेथड को यूज़ करते हैं। वो स्पीयरमैन्स ने दिया था इसलिए वहाँ पे उसको क्या बोलते थे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रैंक है इसलिए हम वहाँ पे रैंक देते हैं हमारी सीरीज़ को, और उसका फॉर्मूला क्या होता था 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। ज़्यादातर हमारे यूज़ में यही फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट बेटा जब टाई अप हो जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है कि जो एक वैल्यू थी 1/12 t की क्यूब माइनस t, वो हम उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स ऐड करते हैं। ठीक है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन किसके लिए बना है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के लिए। जो हमारा कार्ल पियर्सन है बेटा उसको बेस्ट मेथड माना गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। ठीक है, उसमें से बेस्ट मेथड का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका अदर नेम पूछ लेते हैं, और उसका फॉर्मूला हमें ध्यान में है क्या था, n समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y अपॉन में रूट में 2 रहते हैं, n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, एज इट इज़ हम y की वैल्यू रखते थे। तो ये आपको बेटा इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये बातें याद हैं तो बाकी क्वेश्चंस भी हम इनके साथ रिलेट कर कर आंसर दे पाते हैं। और जो कार्ल पियर्सन्स का कोएफिशिएंट का मेथड वो किसके ऊपर है, लीनियर ऊपर क्या है। ठीक है, हाँ जी, अब हम ये कर रहे हैं हमारा फोर्थ 6, 12, 10, 9, 9, 12, 14 एंड 16। ये है हमारे पास 9, 8, 12, 14, 16, 10, 11 एंड 12। बेटा ये है, इसमें हमारा जो फर्स्ट है जो हम रैंक देते हैं, इसमें साइंस देते हैं, उसमें हम फर्स्ट वन को क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ते हैं। बेटा इसका हम कंपैरिजन किसी के ऊपर वाले के साथ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे खाली रह जाते हैं। नेक्स्ट हमने कैसे साइन करना है बेटा, ये देखो 6 के बाद क्या आया है, 12 आया है, मतलब बड़ा आया है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। 12 के बाद क्या आ गया बेटा, 10 आ गया, तो उससे क्या आया, छोटा आया, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव। 10 के बाद 9 छोटा आया, नेगेटिव। 9 के बाद 9 के बाद क्या है बेटा, ये 9 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, 0 रख देते हैं कि ना प्लस ना माइनस। नेक्स्ट है बेटा हमारा 4 के बाद है, आप इसको ना एक बार 4 की जगह पे 9 ही ले लो, ये 9 है, आपको 4 लग रहा होगा, तो ही मैंने यहाँ पे 0 रखा है। ठीक है, ये भी 9 हो गया, ये भी। 4 के लिए तो इजी था, आप नेगेटिव पॉजिटिव कर देते, तो मैंने एक बार ये सिमिलर ले लिया, 9 ले लिया, तो यहाँ पे हमने रखा है 0। नेक्स्ट आता है बेटा अब हमारा 9 के बाद क्या आ गया, 12, तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, 12 के बाद 14 आ गया, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहेगा। 14 के बाद 16 है तो पॉजिटिव रहेगा। ऐसे बेटा फर्स्ट वन का मैं कोई नहीं ले सकती रिलेशन किसी के साथ, तो यहाँ पे हमारा ये एम्प्टी रहता है, क्रॉस लगा देते हैं। 9 के बाद क्या आया बेटा, 8, कम हो गई वैल्यू, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ पे बढ़ गई
प्लस आएगा, यहाँ पे बढ़ गई प्लस आएगा, यहाँ पे बढ़ गई प्लस आएगा, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे फिर बढ़ गई, यहाँ पे फिर बढ़ गई। तो ऐसे से आपको साइन लगाने आ गए हैं। बेटा जो C होता है कॉन्करेंट, इसके ऊपर हमारा फॉर्मूला डिपेंड होता है इसका कॉन्करेंट डेविएशन का। तो C है, ये हम क्या करते हैं, जैसे बेटा प्रोडक्ट में है, फर्स्ट केस का तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब हम इसका तो कोई आंसर ही नहीं रिलेट करते हैं, इनमें से करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या आता है बेटा, प्लस माइनस माइनस लेते हैं, माइनस प्लस भी हमारा क्या आता है बेटा, माइनस आता है। ये हमारा फिर अगेन क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। ज़ीरो के साथ किसी चीज़ को रिलेट करते हैं तो बेटा ज़ीरो, ना इधर ना उधर, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा। ये दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आता है बेटा। अगर दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो भी हमारा पॉजिटिव बन जाता है, लाइक प्रोडक्ट, आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो। तो इसका बेटा जो हमारा C होता है वो पॉजिटिव साइन को काउंट करता है। जो पॉजिटिव साइन है हमारे यहाँ पे 2 आए हैं, तो C की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 2 हो गई, ठीक है। C हम किसको काउंट करते हैं, अकेले पॉजिटिव साइन को काउंट करते हैं, उसको फिर हम C नाम देते हैं कॉन्करेंट डेविएशन के लिए। तो मेरे यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद 2 साइन बने थे तो C की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो बेटा जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिंग कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस 2C माइनस m अपॉन में m। तो बेटा ये अब m क्या है, C से तो आप समझ गए कि यहाँ पे जैसे फाइंड आउट किया है C हमारा 2 है। m बेटा हम लेते हैं n-1, क्योंकि एक कॉलम को हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो फॉर्मूला में हम n की जगह पे m यूज़ करते हैं जो इक्वल होता है n-1 के। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगी m की वैल्यू, टोटल 8 टर्म्स हैं तो m हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, एंड C हमारा क्या है, 2 है। तो बेटा यहाँ पे जब आपने वैल्यू पुट की तो क्या आएगा, जब आपने इसमें ये प्लस माइनस का भी बताती हूँ क्या सीन है, तो बाहर हमारा प्लस माइनस का साइन रहता है। 2 × 2 4 माइनस 7/7, तो हमारा क्या आया बेटा, -3/7। बेटा रूट में माइनस आ जाए तो इमेजिनरी की तरफ चला जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बेटा क्या रखते हैं, प्लस माइनस। अब देखते हैं अगर अंदर हमारा माइनस है तो बेटा बाहर क्या रहता है, माइनस ही रहता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस हमारा सेट हो जाता है। आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस का √3/7। आप ये समझ सकते हो इसको। तो इसको मैं सॉल्व करके पता क्या लिखूँगी, इसमें से मेरे को चूज़ करना है कि क्या लेना है। बेटा अंदर नेगेटिव है तो बाहर भी क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता। लेकिन अब मैं इसके लिए अब ये यूज़ करते हैं बेटा, दोनों तरफ साइन रख देते हैं, वो ही अंदर वो ही बाहर, ठीक है। अंदर क्या हो गया, फिर प्लस हो गया, बाहर रह गया माइनस। तो हमारा फाइनली आंसर इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -0.65। अगर मान लो यहाँ पे हमारा +3/7 होता तो मैं बाहर भी प्लस चूज़ करती, अंदर भी ये बन जाता, ठीक है। तो मेरा आंसर प्लस के आ जाते 0.65। लेकिन इस केस में आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि जो अंदर का माइनस है वैसे तो बाहर नहीं आता होता, लेकिन हमें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ पे फिर कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा अगर अंदर नेगेटिव में है तो हमारा आंसर जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसमें से हम चूज़ कर लेते हैं प्लस माइनस के साइन में से। बेटा समझ में आ गया, इसका नेगेटिव ज़रूर लगा देना। इसको सॉल्व करना है माइनस के 3/7, तो बेटा इसका ये क्या मान के चलता है कि यहाँ पे हम इस माइनस को बाहर ले लें। माइनस अंडर रूट को जब आपने 3/7 सॉल्व किया तो आपका 0.65 आ गया, तो माइनस के 0.65 आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्लियर है बेटा। पॉजिटिव कब आता, अगर अंदर भी पॉजिटिव, इसमें से चूज़ करना है। मान लो हमने साइन अंदर नेगेटिव है तो हमने बाहर के लिए नेगेटिव चूज़ कर लिया, अंदर का तो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा, एक सम और कर लेंगे इसका। ये बात समझ में आई, इसका फॉर्मूला याद हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में रहेगा 2c माइनस m अपॉन में m, ठीक है बेटा। अब इसका क्या है, स्टेप्स क्या है, हमने सबसे पहले
साइंस असाइन कर दिए थे प्लस माइनस का, वो भी हमें समझ में आ गया कि अगर वैल्यू हमने कंपैरिजन करना है दो वैल्यूज़ का, नेक्स्ट टर्म हमारी पहली टर्म से बड़ी है तो पॉजिटिव आता है, अगर वो उससे छोटी है तो नेगेटिव आता है। तो हमने ऐसे ऐसे साइंस असाइन कर लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उनका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सी को कैलकुलेट किया, जैसे प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, ज़ीरो आ गया तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, ना प्लस में ना माइनस में। हमें तो क्या करना है, अब सी के लिए प्लस प्लस साइंस चाहिए, वो हमारे 2 थे। नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स ओके। आओ अब हम कर रहे हैं, हमारा ये मेथड हो गया है बेटा। इससे एक क्वेश्चन और करवाते हैं एक बार, इससे रिलेटेड हमारा आता है आगे, एक छोटा सा पूछ लिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका स्केयर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, इसके स्केयर से करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्लियर बेटा, इट्स द स्केयर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर हुआ। अब आगे आता है बेटा, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, कई बार दिख जाए तो हम उसको कर पाएँ। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, अब तो मैंने इसको किसको लिखा है, ये फॉर्मूला डिटर्मिनेशन का लिखा है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला आर स्क्वायर हो गया, नॉन डिटर्मिनेशन का क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। बेटा क्लियर है, ये आर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। अब थोड़े से इसके पॉइंट्स रिमेंबर करते हैं, फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोरिलेशन क्या क्या हैं जो हमने पढ़े हैं बेटा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर लीनियर वेरिएबल्स, हम बार बार बोल रहे हैं। अदर मेथड्स कैन फाइंड आउट द कोरिलेशन फॉर बोथ। नाउ स्पूरियस कोरिलेशन इज वन इन विच देयर इज नो कैजुअल रिलेशनशिप। स्पूरियस कोरिलेशन में कोरिलेशन हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 रहता है, ठीक है। रैंक मेथड इज यूज फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन, किसके बीच में फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव डेटा के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब हम चल रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए। गिवन है हमें एक इक्वेशन, एक्स एंड वाई का लीनियर रिलेशन है। मैं इसका क्वेश्चन बेटा एक देख के करवा देती हूँ बुक में से, मेरे को चेक करना होगा। इसमें है हमारे पास, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन गिवन में है बेटा, हमारा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछ लिया जाए x एंड y के बीच का, तो कौन डिटरमिन करता है बेटा, ये b डिटरमिन करता है, जो x के साथ में पड़ा है स्केलर। अगर ये पॉजिटिव है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 आता है जब हमारा ये क्या है, पॉजिटिव है और वी कैन से ग्रेटर देन 0 है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 आता है जब हमारा ये क्या हो बेटा, नेगेटिव हो। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 आता है जब ये केस में हमारा हो ही ना हो। तो जब b हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x ही नहीं है तो रिलेशन क्या होगा बेटा। तो ये बेटा 1 मार्क में बहुत बार पूछ लिया जाता है, हमारे MCQs में भी आता है। तो हमें ये ऐसी सी इक्वेशन दे देता है, जैसे y इज इक्वल टू 2 + 3x दे दिया, तो यहाँ पे प्लस है, तो इसका जो मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आएगा, +1 आएगा। मान लो यहाँ पे क्या होता, माइनस के 1/2 होते, कुछ भी होता, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 आता। बस या तो +1 आएगा या -1 आएगा या 0 आएगा, ये डिपेंड करता है इसके साइन के ऊपर, इसकी वैल्यू के ऊपर नहीं, इसके साइन के ऊपर। बेटा क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम ये b का देख लेते हैं सिंबल, अगर पॉजिटिव है तो हमारा +1 बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर ये छोटा है 0 से तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बन जाता है बेटा, -1। क्लियर है ये वाला पार्ट बेटा, ये MCQs में आएगा, अदरवाइज फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या बताया गया था इस लास्ट पॉइंट में। बेटा यहाँ तक का हुआ क्लियर। ये था हमारा जो हमने बेसिक किया है कोरिलेशन के बारे में, ठीक है। हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन और देखती हूँ जो हमारा रिलेटेड हो हमारे इससे मेथड से, कॉन्करेंट डेविएशन के मेथड से, ठीक है। अगर मेरे को जल्दी मिल गया ठीक है, अदरवाइज मैं फिर लास्ट में डिस्कस करूँगी। ये हमारा है
एक मैं इसमें आपको वो भी बताऊंगी, हमारा रिग्रेशन पड़ा है प्रोबेबल एरर एंड इसका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, ठीक है। बेटा आपको वेट करनी होगी 2 मिनट्स। हाँ जी, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। इसके लिए हमें प्राइस एंड डिमांड गिवन में है बेटा, तो उसके लिए हम सारा बनाते हैं, एंट्रीज करते हैं। ईयर दे रखा है, प्राइस एंड क्या दे रखी है, डिमांड दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को लिख लेते हैं एंड डिमांड को लिख लेते हैं। ये ईयर्स का हमें अपने फॉर्मूला में वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है कि इस ईयर में प्राइस कितना है, डिमांड कितनी है। तो यहाँ पे लिख रखा है बेटा हमारे हैं फर्स्ट प्राइस के लिए जो अवेलेबल सीरीज़ है 25,000, 1000 रहने देते हैं, 25, 28, 30, 23, 35, 38, 39 एंड 42, ठीक है। ये सीरीज़ हमें गिवन में है। नेक्स्ट हम डिमांड के लिए करते हैं, तो डिमांड बेटा इसके लिए पहले साइन लगा लें। ये हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। जिनकी प्रॉब्लम है बेटा समझ में आ रहा है, ये हमारे यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक ही नेगेटिव साइन आया है ना, ये तो हमारा खाली वाला कॉलम ही है। अब हमें डिमांड की दे रखी है वैल्यूज़, वो हैं 35, 34, 35, 30, 29, 28, 26 एंड 23। तो पहला तो हमारा ये क्या रहेगा बेटा, बॉक्स में कुछ भी नहीं आता। अब आप इसको कंपैरिजन करके देखो आपके साइंस क्या क्या आ रहे हैं, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस लेंगे, डेट इज सी लेंगे। तो इसमें हमारा क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये हमारा सिर्फ हमें एक ही पॉजिटिव मिला है, बाकी सारे क्या मिले हैं, नेगेटिव मिले हैं। तो फर्स्ट वाले का तो कोई रिजल्ट नहीं है, प्लस माइनस माइनस आएगा बेटा, प्लस प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब हमारा ये देखो पहले को रिलेट किया है पहले के साथ, अब ये दूसरे को रिलेट किया हमने दूसरे के साथ, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा वो क्या है, माइनस माइनस आ गया बेटा, तो हमारा माइनस माइनस भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। बाकी सारे अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमें यहाँ पे बाकी सारे प्लस माइनस है, तो बेटा ये आएंगे। जो हमारा सी है वो वैल्यू हमारे पॉजिटिव साइन को काउंट करते हैं, जो हमारे आए हैं 2। तो क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, माइनस माइनस को भी प्लस लेना है, प्लस प्लस को भी प्लस लेना है। अच्छा जी, आंसर भी हो गया, वेरी गुड। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका भी यही आएगा, -0.65। ये वही कैलकुलेशन है क्या, वही डाटा मिल गया मेरे को फिर से, मैंने बुक तो अलग से ली थी, वही डाटा है। तो यहाँ पे बस वहाँ पे मैंने 99 कर रखा था और ये हमारा अलग है। क्लियर, बस ऐसा सा आता है। मैं वही कहती हूँ बेटा, आपके ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती है। ये और बुक से क्वेश्चन उठाया फिर भी देखो आपको वही कैलकुलेशन मिल रही हैं। 2 मिल गया तो सी की वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है, तो बेटा ये आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अंदर क्या रहता है, इसके मॉडुलस रहता है अंदर वाले में। ये आप ऐसे याद करो, ये फॉर्मूला है हमारा, ये प्लस माइनस यहाँ पे ये कर लो 2c माइनस m अपॉन में m, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा लो, आपको ये फिर कोई भी डाउट नहीं है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया प्लस माइनस, इसका आपका अंदर का सॉल्व करके क्या बना था बेटा, माइनस के 3/7, माइनस के 3/7 और उसका मॉडुलस, तो प्लस करके 3/7। लेकिन यहाँ पे साइन कौन डिटरमिन करता है, हमारा अंदर वाला जो साइन है। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो बेटा यहाँ पे भी आपको नेगेटिव को ही चूज़ करना है, ठीक है। अंदर मैंने अब मॉडुलस लगा दिया कि वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, ये समझने के लिए है। अब आपको भूलना नहीं है बाहर वाले साइन को आपको कैसे देखना है, ठीक है। अगर अंदर नेगेटिव का है तो बाहर भी हम नेगेटिव का चूज़ करेंगे जब सॉल्व कर लिया, ठीक है। मॉडुलस लगाने के बाद तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पहले आपको उस वैल्यू को चेक करना है 2c माइनस m अपॉन m। अगर वो पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव। लेकिन फॉर्मूला में अब हम मॉडुलस यूज़ करते हैं कि आंसर अंदर वाले का हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। बेटा अब क्लियर हो गया, ओके जी। हम अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रिग्रेशंस, ठीक है।
इसका देखो परफेक्ट कब होगा, +1 वैल्यू कब आएगी इस कोरिलेशन में। तो जब जब हम करते हैं तब तक हमारी प्रैक्टिस होती रहती है बेटा कि ये हमारा 1 कब बन सकता है, जब हमारा कोई भी हो C हमारा 0 आ जाए। तो बेटा हमारा C 0 आ गया, मतलब कॉन्करेंट डेविएशन 0 आ गई। 0 माइनस में m अपॉन में m, अंदर -m अपॉन m क्या बन गया, माइनस के 1 बन गए। तो बाहर साइन माइनस का आएगा, अंदर क्या आ गया 1। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा जब हमारा C क्या आ गया बेटा, जब हमारा कॉन्करेंट डेविएशन कोई मैच ही ना करे, 0 है, तब क्या आएगा, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। तो ऐसे से हमें अब क्वेश्चन हम अपने आप चेकआउट कर लेते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि हाँ ये C ये है और इसका आंसर ये आना है। क्लियर। चलो जी, अब हम करते हैं हमारा रिग्रेशन एनालिसिस कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या है बेटा, कब हम इसको यूज़ करते हैं। बेटा एक और रिलेशन में तो हम रिलेशन देखते थे 2 वेरिएबल्स के बीच में, अब हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस बेटा इसमें क्या करता है, पहले वो क्या करेगा, मैथमेटिकल रिलेशन को इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, उसका रिलेशन बनाएगा। जैसे वही हमारी एग्जांपल सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, सेल्स डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये है हम करते हैं x इज़ डिपेंड ऑन y, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि इस साल अगर हमने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्च कर दिया तो सेल कितनी बढ़ जाएगी, या रेसिप्रोकल कि अगर सेल इतनी है तो हम अब एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा कर सकते हैं। तो बेटा ये दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, हमारे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाते हैं, चाहे तो x ऑन y लिखें चाहे y ऑन x लिखें। इसलिए जो रिग्रेशन लाइंस हैं बेटा 2 तरह से हम लिखते हैं, x ऑन y एंड y ऑन x। तो पहले मैं आपको बहुत बेसिक सा ही बताती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। चलो इसका ये हमें पता चला, रिग्रेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने पहले भी देखा था। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करता है, मिनिमाइजेशन द डिफरेंस बिटवीन दी 2 नंबर्स। तो ये मिनिमाइजेशन ऑफ द नंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें हम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिग्रेशन एनालिसिस में कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा बेटा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, और वी कैन से इसमें मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है। In regression, we want to establish the mathematical relationship between the given variables in such a way that we can predict the one value on the depend on the other value. तो ये इसके हम थ्योरी में लिख लेते हैं 2-3 बातें। नेक्स्ट करते हैं हम बेटा, पहले आपको इसके फॉर्मूलाज ही याद करवाती हूँ, तो अब आपको वहाँ से डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, अब हम लिख रहे हैं एक क्वेश्चन बेटा, उसकी हेल्प से हम जान लेंगे सारा। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम खर्चा लिखते हैं कितना कर रहे हैं, और सेल्स के। तो एक को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। और कहाँ 1000 में लगा लो, लाख में लगा लो। ये अगर हम 100,000 करते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च, तो सेल कितनी बढ़ती है बेटा, 500। ऐसे हमें रिलेशन गिवन में है, 90 किया, 80 किया, 95 किया, 125 किया, एंड नेक्स्ट है हमारे पास। तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट था, इसमें फिर 90 किया तो 450 है, 390 है, 480 है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फिर यहाँ पे 600। बेटा इसका क्या है कि जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा किया तो सेल इतनी बढ़ी, इतना किया तो इतनी बढ़ गई। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, अगर उसने एडवर्टाइजमेंट पे 125 खर्च किए हैं तो उसकी सेल कितनी बढ़ेगी, इसके ऊपर डिपेंड करके हम फाइंड आउट करेंगे कि वो जो बेटा डिसीज़न लेते हैं बिजनेस में ऐसे ही लेते हैं कि इतना खर्चा इसके ऊपर करते तो हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 125 कर रहा है तो सेल्स कितनी बढ़ेंगी। तो इसका बेटा हम कहेंगे जो हमारा y है, हमें y फाइंड आउट करना है। y इज़ डिपेंड ऑन x, वी हैव टू फाइंड सेल व्हेन हमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा गिवन में है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, y इज़ डिपेंड ऑन x, जिसको फाइंड आउट करना है फिर वो तो डिपेंड है x के ऊपर। तो मैं इस केस में लिखूँगी y इज़ डिपेंड ऑन x। इस केस में देखो बेटा, अब इसमें मेरे को
सेल्स गिवन है और फाइंड आउट करना है कि मेरे को सेल्स इतनी बढ़ानी है तो एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करना है। तो इस केस में अब एडवर्टाइजमेंट इज़ डिपेंड ऑन सेल्स, मतलब x इज़ डिपेंड ऑन y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ डिपेंड ऑन y। पहले केस में बेटा जो फाइंड आउट करना है वो पहले y इज़ डिपेंड ऑन x इज़ डिपेंड ऑन y। तो ये आपको समझ में आ गया। जो फाइंड आउट करना है वो पहले लिखते हैं y, फाइंड आउट करना है तो y पे, तो इसको बोलते क्या है, y इज़ डिपेंड ऑन x। इसमें क्या बोल लूँगी, x इज़ डिपेंड ऑन y। तो ये क्या है बेटा, जो मैंने by(x) लिखा है ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। इसको बोलेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स y ऑन x, इसको बोल लोगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट x ऑन y। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में तो वो बात दो की है ही नहीं थी, इसमें दो आते हैं, एक तो x ऑन y आता है और एक क्या आएगा y ऑन x। तो बेटा ये पता लगा कैसे लिखते हैं। अब रिलेशन क्या बनाएंगे, यहाँ पे x है तो इस तरफ लिखेंगे x माइनस x का मीन, और इस तरफ क्या आ जाएगा फिर y माइनस y का मीन। ये एक फॉर्मूला हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन बन गई। और इस केस में बेटा y लास्ट में है तो यहाँ पे पीछे लिख लो y माइनस y मीन, और यहाँ पे x माइनस x बार लिख लो। तो ये दो इक्वेशंस हैं रिग्रेशन इक्वेशंस, हम ऐसे से याद कर लेते हैं और ये याद हो जाती हैं बेटा। समझ में आ गया कि अगर y ऑन x है तो लिख लिया, x पीछे है तो यहाँ पे सारा काम x माइनस मीन का, और फ्रंट में ये रह जाएगा। और ये हमारी क्या है अब रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा, व्हाट विल बी दी अमाउंट ऑफ सेल इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज़ ₹125। अगर एडवर्टाइजमेंट पे ये खर्च कर रहा है तो हमारा फाइंड कराओ सेल्स कितनी होगी। तो बेटा जब हम लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, हम y को फाइंड आउट करना है, y इज़ डिपेंड ऑन x। तो यहाँ पे मेरे को ये इक्वेशन लिख ली हमने। तो हमारा बेटा अब आप कहोगे कि ठीक है मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, या देता है बेटा, ये तो मैं आपको इक्वेशन समझा रही हूँ बेसिक क्या है रिग्रेशन का। अगर हम मीन फाइंड आउट कर लें और हमारा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ तक ही आएगा ना, फिर यहाँ तक का मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमें x बार पता चल जाएगा, y बार पता चल जाएगा, और एक केस में मेरे को x की वैल्यू गिवन भी है, ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी। बस ये फाइंड आउट करना पता चल जाए कि y ऑन x कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अब हम फाइंड आउट कर पाएंगे बेटा। क्लियर है। तो हम y ऑन x एंड x ऑन y के लिए फॉर्मूलास याद करते हैं, जैसा गिवन में होता है बेटा हम वैसा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए 3 फॉर्मूलास याद करेंगे हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये समझने का था, बाकी हमें जो जैसा गिवन में होते 2 क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको बेसिक पता चला, रिग्रेशन इक्वेशंस x ऑन y एंड y ऑन x लिखकर हम दोनों लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। हाँ जी, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा इसके फॉर्मूलास रिग्रेशन कॉफिशिएंट के। रिग्रेशन इक्वेशंस हमें, ये शॉर्टकट है बेटा, एक लंबे वाला होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि वहाँ से कई बार हमें शॉर्ट में MCQs में क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ जाती है लॉन्ग से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब फॉर्मूलास लिखो बेटा इसमें, bx ऑन y by ऑन x, एक तरह का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो बेटा इसका एक फॉर्म है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में आएगा हमारा n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, ये आएगा। इसका लिखना हो तो क्या आएगा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा मैंने बेटा, जैसे हमने कल किया था कार्ल पियर्सन वाले में, ये किया था n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में मैं रूट में यूज़ करती थी दोनों टर्म्स, बस यहाँ पे रूट नहीं है और यहाँ पे एक टर्म ही रह गई। टर्म कौन सी रह गई बेटा, जो पीछे है वो सारा काम किस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। देखो n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, कल हम इसको रूट में रखते थे, साथ में x का भी रूट में रखते थे, तो उसके साथ रिलेट कर ये फॉर्मूला आपको रिग्रेशन कॉफिशिएंट का याद हो जाएगा। अब y ऑन x है, इसी फॉर्म में कर रहे हैं, ऊपर का सेम है n समीशन एक्स वाई, और ये यहाँ पे पीछे x है तो अपॉन में x वाला आ जाएगा, n समीशन y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद हो गया है, हम उसने कार्ल पियर्सन के साथ रिलेट कर लिया। एक फॉर्म ये है रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स की, एक आता है बेटा अगर हमें गिवन में क्या दे दे, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दे, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, दोनों ही लिख लेते हैं x ऑन y एंड y ऑन x। तो इसका क्या रहता है बेटा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट आता है साथ में,
ये बेटा y क्या है, पीछे है, जो पीछे है उसका सारा काम क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिनोमिनेटर में आएगा और जो रह गया वो ऊपर आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया इसकी सेकेंड फॉर्म। अगर हमें गिवन में ये वैल्यूज़ हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। इस केस में क्या रहेगा बेटा, x है बाद में है तो ये अपॉन में x आएगा और यहाँ पे y आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक y ऑन x का। ये फॉर्मूला सेकेंड फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है बेटा कोवेरियंस की फॉर्म में, बस 3 याद करेंगे हमारा सारा हो जाएगा। फिर कोवेरियंस की फॉर्म में हमें करवाता है x एंड y ऑन x का। तो यहाँ पे हमारा कोवेरियंस x y अगर गिवन में है बेटा, हम फाइंड आउट नहीं करते, कोवेरियंस गिवन में है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। न्यूमिनेटर तो सेम है लेकिन यहाँ पे अब y पीछे है, डिनोमिनेटर में अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर आएगा अपॉन में। ये 3 तरह के फॉर्मूले हैं जिनसे हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन में दे दिया और वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन एक बार मैं बड़ा ही करवा रही हूँ ताकि सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। अब एक क्वेश्चन लिखो, x एंड y है बेटा, कुछ भी नहीं गिवन में होता तो हम वो कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा एक्स आता है बेटा 3 4 8 7 2 11 12 9 3 5। ठीक है बेटा, ये 12 है 9 3 5। अब हम इसका क्वेश्चन क्या पूछेगा, वट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ x इफ y इक्वल टू 10। वट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ x इफ y इक्वल टू 10। बेटा जब हमें y इक्वल टू 10 है तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इसके लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो x इज डिपेंड ऑन y बोल लूँगी, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो बोलते हैं x इज डिपेंड ऑन y। तो हमने ये इक्वेशन ये इस्टेब्लिश किया रिलेशन को। बेटा मीन फाइंड आउट कर लेंगे, x बार y बार सम ऑफ x एंड y। जब हमने x का सम अप किया तो हमें 24 मिला। तो x बार क्या हो गया हमारा, कितनी ट्वेंस है बेटा, टर्म्स 5 है तो हमारा ये कितना आ गया बेटा 4.8। ऐसे y बार किया, इसका सम करोगे y वाले का तो कितना आएगा बेटा 40। तो 40/5 डेट इज़ 8। तो हमें ये पता चल गया x बार की वैल्यू पता चल गई y बार की, और ये हमें गिवन में है y की वैल्यू 10। इसका काम भी हो गया, इसको हमने फाइंड आउट करना है। रब बचा ये रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। तो बेटा इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला, जब हमें कुछ भी गिवन में ना हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मेरे को x y फाइंड आउट करना होगा, यहाँ से एक्स वाई फाइंड आउट हो गया और समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर की फॉर्म यूज़ करते हैं, ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, क्यों हमने क्या लिखा था, एक्स ऑन वाई का क्या था बेटा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, जो हमें पता है समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स हमारा 24 है, समीशन वाई 40 है, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का, यहाँ पे एक्स वाला नहीं आएगा, बाद में वाई है तो अपॉन में वाई वाला लिखेंगे बेटा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर वाले की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन और डालता है फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी दी और व्हाट लाइकली टू बी दी वैल्यू ऑफ वाई, अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू, हमें एक्स क्या दे दे 10 दे दें, तो उस केस में हमें एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा और यहाँ से हम सारे वैल्यूज़ को पुट करके फाइंड आउट कर सकेंगे हमारा जो कहेगा। अब ये बेसिक सा बेटा रिग्रेशन का समझ में आ गया कि ऐसे से हमें पूछेगा तो हम फाइंड आउट कर देंगे। बेटा ये कर दोगे अपने आप या मैं बताऊँ? चलो आप एक्स ऑन वाई तो फाइंड आउट करके बताओ, एक्स ऑन वाई की वैल्यू क्या आएगी। ज़्यादा नहीं, बस एक वैल्यू बता देना, बाकी खुद कर लेना, फिर हम आंसर क्या करेंगे कंपैरिजन कर लेंगे।
बेटा इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, माइनस का 0.133। ठीक है, मैं बताती हूँ देती हूँ, तो आप इसको करके देखना। वी एक्स ऑन वाई, इसका माइनस का आएगा, वैल्यू आएगी इसकी 0.133। तो जब आपने इस इक्वेशन में डाल दिया तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे हम अब कैलकुलेशन का हमारा इतना नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब आप देखते हैं शायद 4 पॉइंट समथिंग आएगी, 4.534। बाकी आप आपस में कंपैरिजन करना, यहाँ पे डाल देना कि कितनी आई है। $4.534, इसका आंसर पहले वाले का आएगा 4.534। ठीक है, क्लियर। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम फाइंड आउट करते हैं y ऑन x। उसका y ऑन x कितना आएगा, मैं बेटा वैल्यूज़ लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू आएगी हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की माइनस के 0.298। इस क्वेश्चन में माइनस के 0.298, और इसमें इसका आंसर जब आपने सारा पुट कर दिया तब आपका आंसर क्या बनेगा इसका 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा इसका आंसर। बाकी आप आपस में कंपैरिजन करना, रिलेट कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ जो हमें करना है। बेटा ये कर लोगे? हाँ जी। अब सेल्स हैं और अपना है नेक्स्ट एक्स एंड वाई गिवन में है, और क्वेश्चन देखो क्या पूछता है। एक्स है, सेल्स है एंड वाई है। वाई हम क्या मानते हैं बेटा, उसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ही मान लेते हैं, जैसे पहला माना था। तो यहाँ पे मेरे को बेटा गिवन में है सारा कुछ, मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन में है। मीन दे दिया हमें यहाँ पे 40, और यहाँ पे दे दिया इसका 6, यहाँ पे 10 दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया 1.5 दे दिया, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोल दिया ये 0.9 है। ठीक है बेटा, 9 तो हो ही नहीं सकता, 0.9 है। नाउ हमें पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ सेल्स इफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू, जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च हो रहा है मान लो करोड़ में ले रहा है तो 10 करोड़ है, मतलब हमारे y की वैल्यू जब क्या हो 10 हो तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज़ डिपेंड ऑन y, तो पहले का हम या ऐसे लिखेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं इसी का। सेकेंडली पूछ रहा है व्हाट लाइकली टू बी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इफ सेल्स टारगेट इज दिस वन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफ sales target is 60। अब हमें बेटा x गिवन में है 60, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y इज़ डिपेंड ऑन x, इसके लिए हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस बेटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन है बेटा मीन कितना है, ये x का मीन है 40 एंड y का मीन है बेटा हमारे पास 6, नहीं y का मीन है हमारे पास ये बेटा 40 है। हाँ जी, मीन इसका ये है, ये x सीरीज़ है, y है, इसका आएगा 6। नाउ वी हैव टू फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसके लिए सारा काम कर रहे थे x ऑन y। बेटा गिवन में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो इसका फॉर्मूला क्या वो लिखते थे बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो आना ही आना है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं, जो बाद में है वो अपॉन में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में आएगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ये रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट की 0.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 10 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है बेटा 1.5 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट आ जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि हमें ऐसा सा क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमें 2-3 टाइप से हमने रिग्रेशन कॉफिशिएंट के फॉर्मूलास याद कर लिए। अगर कोवेरिएंस की फॉर्म में आता तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर कुछ ना दे रखा हो तो हमारा वो पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन में यूज़ कर रहे थे तो वो बढ़ा जाता है वो समझने के लिए। हाँ जी, आंसर आपका 64 बिल्कुल सही है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें अब क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एडवर्टाइजमेंट की। मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं y इज़ डिपेंड ऑन x। इक्वेशंस लिख ली बेटा, तो उसके लिए आपने जब फॉर्मूला लिखा इस फॉर्म में y इज़ डिपेंड ऑन x, तो इसका बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन में एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बार बार मैं कोई रेसिप्रोकल कर देना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ये क्लियर हुआ बेटा रिग्रेशन का। समझने का पार्ट ये था बेटा जो हमें हमारी हेल्प करता है, जल्दी से 1 मार्क के लिए तैयार करता है। ठीक है, बाकी अभी हम काफ़ी कुछ और देखेंगे इसकी थ्योरी के लिए। अब हम बात चलती है बेटा इसमें कि अगर आइडेंटिफाई करना हो कौन सी इक्वेशन x ऑन y है एंड कौन सी इक्वेशन y ऑन x है, इसका इक्वेशन बन जाता है। तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, x ऑन y क्या है, y ऑन x क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये हो गया बेटा क्लियर। हाँ जी, हमें गिवन देगा 2 इक्वेशंस और पूछेगा कौन सी x ऑन y एंड कौन सी y ऑन x। ये ऐसे 2 इक्वेशन दे देगा और कहेगा आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। कहेगा आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। ठीक है बेटा, ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सी x ऑन y है कौन सी y ऑन x है। और इसी में से क्या रहता है कि हमें फाइंड आउट कर दो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा दोनों का रिलेशन अब सामने आएगा। जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है उनका आपस में क्या रिलेशन है। चलो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें देखो जो पहली इक्वेशन है बेसिकली हमारा जो हम पेपर में ट्राई करते हैं तो हम पहली को क्या मानते हैं y ऑन x मानते हैं, दूसरी को मानते हैं x ऑन y। तो आंसर इसी से ही मिल जाता है। तो अब हम इस केस में अपोजिट लेके चलते हैं। इसको मैं मानती हूँ x ऑन y और इसको मैं मान के चलती हूँ y ऑन x। हम देखते हैं कि ये कैसे मेरी अजम्पशन सही है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 और 1 की रेंज में है तो ये मेरी अजम्पशन ठीक है। अदरवाइज़ बेटा अदर वे अराउंड जो मैंने अज्यूम किया है वो गलत है। अगर मेरा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 से बड़ा आ जाए तो मैं कहूँगी मेरी अजम्पशन रॉन्ग थी। जो ये इक्वेशन है ये x ऑन y की जगह पे क्या है, y ऑन x है। तो हमें एक बार ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हाँ जी हम इसको अपोजिट लेके चल रहे हैं, x ऑन y लेके चल रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट पहली इक्वेशन क्या होती है, y ऑन x होती है। तो हमारा यहाँ पे देखो बेटा अगर मैं इसको x ऑन y मानती हूँ तो मैं x को सेपरेट करूँगी। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y माइनस 5, x इज इक्वल टू 3/2 ये आएगा। ये क्या है, मैंने इसको एज्यूम किया था x ऑन y। तो बेटा x ऑन y है तो कोएफिशिएंट भी x ऑन y ऐसे ही लिखा जाएगा। और ये कोएफिशिएंट कहाँ से मिलता है बेटा, जो यहाँ पे पड़ा है। तो अब मेरे को पता चल गया जो x ऑन y है वो क्या है 3/2 है। पता चला बेटा ये क्या है, यहाँ पे कैसे पता चला, जो y के साथ पड़ा है। और वी कैन से अगर सिंपल ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जो बाद में होता है पीछे हट जाएगा, आगे x लिख दिया तो यहाँ से हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y मिलता है। आप इक्वेशन से भी आइडिया लगा सकते हो, x ऑन y इक्वेशन है तो x ऑन y लिखेंगे। मैंने इसको क्या माना है बेटा y ऑन x, तो y ऑन x माना है तो y को सेपरेट कर लिया तो हमारा ये बनेगा। तो ये क्या है बेटा y ऑन x है तो हमारे पास ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या मिल गया, हमें 3 मिल गया। क्लियर। अब आप कहोगे मैम ये तो दोनों ठीक है लेकिन अब r कैसे फाइंड आउट करें। बेटा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या होता है, इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का। ये क्वेश्चन भी हमें
अच्छे से पता होना चाहिए। जो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दोनों जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है। एक बात ये बनती है, एक बात ये होती है कि तीनों के साइंस क्या आते हैं, सेम आते हैं। अगर ये नेगेटिव आ गया तो बेटा ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, आप कहोगे अंदर तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं। तो इसमें बेटा इन तीनों के साइंस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे एमसीक्यूज में। ठीक है, तीनों कॉफिशिएंट्स के साइंस सेम है। अगर एक पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, अगर एक नेगेटिव है तो तीनों ही नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे हमने ये इसलिए प्लस माइनस सेट कर रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखी बेटा आपने, ये देखो एक पॉजिटिव है तो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हमारा अब क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जब आपने सॉल्व किया बेटा, एक 3 है, एक 3/2 है, तो ये हमारा 9/2 आ गया। तो आना इसने पॉजिटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव है दोनों। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आएगा बेटा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसको सॉल्व किया। लेकिन रिग्रेशन कॉफिशिएंट और 2 पॉइंट समथिंग हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, हमने जो एजम्पशन की है वो क्या की है, गलत की है। क्लियर है बेटा? हाँ, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 1 से बड़ा हो गया तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। जिसको मैंने क्या माना था बेटा, x ऑन y माना था, वो हमारा क्या है अब y ऑन x है। उसको सही मान लोगे तो हमारा आंसर सही मिल जाएगा। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? अब कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो हम इसको फिर से देखें या इसी को ही क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं इसको एक बार और करके दिखाती हूँ ताकि आपको अब अच्छे से पता चल जाए। अब मैं क्या करती हूँ बेटा, इसको अपोजिट अज्यूम करती हूँ, या इसकी वैल्यू मैं ले सकती थी, एक 2/3 आया था ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी वाई ऑन एक्स मिल जाएगा, एक्स ऑन वाई मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू अभी वाई ऑन एक्स की क्या आएगी फिर बेटा, हमारे पास 2/3 आएगी, एंड एक्स ऑन वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। अब हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं इसको क्या करूँगी, वाई ऑन एक्स लिखूँगी। ये क्या है, एक्स ऑन वाई है। ये हमारे पास था 3x - y + 8 = 0। चलो यहाँ पे मैंने y को सेपरेट करना है, y को सेपरेट करना है तो बेटा यहाँ से y क्या आ गया, 2/3 + 5/3। तो y को सेपरेट किया है, y इज डिपेंड ऑन x आएगा बेटा, तो 2/3 मैंने लिखा था पहले भी 2/3। आप उसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो जो हमने फाइंड आउट कर रखा था। अच्छा जी, अब इसको करेंगे x ऑन y के लिए, तो ये हमारा x ऑन y के लिए क्या आएगा बेटा, तो y के साथ में क्या पड़ा है, 1/3 है। ठीक है, तो x ऑन y हमारा क्या आएगा, 1/3। चाहे उसी का ही रेसिप्रोकल कर दो, हम पेपर में बार बार नहीं करते, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ से आपकी वैल्यूज़ 2/3 एंड 1/3 पॉजिटिव है, तो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी पॉजिटिव आना है। 2/3 1/3, तो हमारा आंसर 2/√2/3 को करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, 0.47। तो ये हमारा आएगा कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और हमारी अजम्पशन अब सही है। ये है बेटा, ऐसे डिटरमिन करवा सकता है। एक क्वेश्चन और देती हूँ। तो बेटा एक बात, जहाँ पे ये रिग्रेशन लाइंस दोनों कट करती हैं वो हमें क्या देता है, पॉइंट मीन। कई बार कहते हैं कि मीन फाइंड आउट कर दो, आप कहोगे भाई मीन और ये रिग्रेशन लाइंस दे रखी हैं, जैसे ये दे रखी थी 2 लाइंस, इसका कहे कि मीन फाइंड आउट कर दो। बेटा अगर 2 इक्वेशंस गिवन है और इन केस हमें रिग्रेशन में मीन पूछ रहा है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स x एंड y की वैल्यू को सॉल्व कर दो तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज़ मीन होता है। ठीक है, तो मीन पूछ ले तो हम क्या करते हैं, x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं।